नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम एक नई श्रृंखला इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में बात करेंगे सैलरीज। हमारे वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि उनके वेतन में सम्मिलित होने वाले भत्ते कौन कौन से हैं और वेतन से संबंधित उनको कौन कौन सी छूट प्राप्त होती है और वेतन के बदले सुविधाएं कौन कौन सी मिलती हैं, उन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे बीकॉम भाग सेकंड के जो विद्यार्थी उनका ABST पेपर फर्स्ट है वो है इनकम टैक्स, तो उनको भी पूरा ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं इनकम टैक्स, जिसको हम आयकर बोलते हैं। आपकी आय पर जो कर लगता है उसे हम आयकर कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक सैलरीज, वेतन, ये देखिए वेतन सैलरीज। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अनेक साधनों से आय कमाता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति है वो अनेक साधनों से आय कमाता है। उसके द्वारा कमाई गई समस्त आय की गणना आयकर अधिनियम में वर्णित विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत तो विभिन्न शीर्षक बने हैं, उन शीर्षकों के अंतर्गत आयकर की गणना की जाती है। वेतन से आय आयकर का प्रथम शीर्षक है। किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले नियोक्ता से जो पारिश्रमिक, मूल वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस, कमीशन, भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं, वेतन के स्थान पर लाभ इत्यादि के रूप में प्राप्त होता है। वेतन जो सैलरी हेड है वो आयकर का प्रथम शीर्षक है। फर्स्ट हेड आपका है इनकम फ्रॉम सैलरी, और इसमें कर्मचारी को जो सेवाएं कर्मचारी ने दी है उसके बदले नियोक्ता से उनको रेमुनरेशन दिया जाता है। बेसिक पे दिया, बेसिक सैलरी बोलते हैं, वो दी जाती है। उसमें मजदूरी को भी शामिल करते हैं, भत्ते भी शामिल करते हैं, बोनस है, कमीशन है और भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं वेतन के बदले, जो वेतन है उसके स्थान पर सुविधाओं का लाभ आपको दिया जाता है। उन सब का मूल्य हम वेतन शीर्ष की आय में इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल करते हैं। इन सभी को वेतन से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। आयकर की दृष्टि से उच्चाधिकारियों, प्रबंधक, लिपिक, चपरासी या अन्य किसी भी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक को वेतन माना जाता है। क्या माना जाता है? वेतन माना जाता है। उसका नियोक्ता सरकार, स्थानीय सत्ता, निगम, कंपनी, निजी संस्था अथवा अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ये सब उसके नियोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जिसमें सरकार भी है, लोकल अथॉरिटी है, निगम है, कंपनी है, निजी संस्था है अथवा कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल
हो सकते हैं। अब आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों की पालना करने पर ही वो आय आपकी आय मानी जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें फर्स्ट जो नियम है कि नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध। इनकम फ्रॉम सैलरी तभी मानी जाएगी जब कर्मचारी का और नियोक्ता का कोई संबंध हो। देखिए कि किसी आय को वेतन शीर्ष में सम्मिलित करने के लिए भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध आवश्यक रूप से विद्यमान होना चाहिए। अगर आप कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं होगा तो उसे हम वेतन शीर्ष की आय में शामिल नहीं करते हैं। एक प्राप्त करने वाला होगा और एक भुगतान करने वाला होगा। दोनों के मध्य नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। यदि भुगतान करने वाला और भुगतान प्राप्त करने वालों के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं हो तो ऐसी आय को हम वेतन शीर्षक में सम्मिलित नहीं कर सकते। एक साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त वेतन वेतन शीर्ष की आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, वरन व्यापार व पैसे की शीर्षक की आय में इसको सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि फर्म का साझेदार कर्मचारी नहीं होता है। फर्म में साझेदार है वो काम करता है, लेकिन कर्मचारी नहीं होता है। एक कंपनी का संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है, अतः उसे पारिश्रमिक में भी वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार भारत में संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य मासिक वेतन पाते हैं, लेकिन वे सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको भी मासिक वेतन मिलता है, परंतु उसको हम वेतन शीर्ष की आय में सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि वे सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। अतः उनको दे वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं करते, बल्कि अन्य साधनों की आय शीर्षक में शामिल करते हैं। एक कंपनी का प्रबंध संचालक भी सामान्यतः कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है, बल्कि यदि कर्मचारी के साथ किए गए अनुबंध के तहत कंपनी का कर्मचारी हो तो उसे वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जा सकता है। यह है फर्स्ट नेम। क्या नेम है? नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए हैं। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य कर्मचारी नहीं होते तो उनको अन्य साधनों की आय में सम्मिलित करते हैं। साझेदार है वो फर्म में काम करता है और वेतन प्राप्त करता है, परंतु वो कर्मचारी नहीं है, अतः उसे व्यापार व पैसे की आय में सम्मिलित किया जाता है। और एक साझेदार प्रबंध संचालक नहीं होता है, परंतु यदि अनुबंध कर लिया गया है कि वह कर्मचारी हो तो उसके हम वेतन शीर्ष की आय में इसको सम्मिलित करते हैं। ये फर्स्ट नेम है। अब बात करते हैं सेकंड नेम की। एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि एक कर्मचारी अनेक नियोक्ताओं के यहाँ कार्य कर सकता है। वह किसी एक नियोक्ता के यहाँ पूर्णकालीन वह अन्य यहाँ अंशकालीन या सभी प्रकार के अंशकालीन कार्य कर सकता है, लेकिन नियोक्ता से प्राप्त वेतन शीर्ष की आय में सम्मिलित होगा। ये उसका सेकंड नेम है कि कर्मचारी है उसके एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। थर्ड है सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का पारिश्रमिक। यदि कोई कर्मचारी उसके सेवा कार्यों के अलावा नियोक्ता के अन्य कार्य भी करता है और ऐसे कार्यों के लिए उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है, तो इस अतिरिक्त पारिश्रमिक को वेतन शीर्ष की आय में सम्मिलित किया जाता है। जैसे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा
परीक्षा संबंधी कार्य जैसे प्रश्न पत्र बनाना, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना आदि का अलग से पारिश्रमिक उस विश्वविद्यालय दिया जाता है। तो ऐसा पारिश्रमिक भी वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। नंबर 4 नंबर है कर दायित्व का आधार। क्या है? कर दायित्व का आधार। किसी गत वर्ष में अर्जित अथवा प्राप्त वेतन उसी गत वर्ष में की आय में सम्मिलित किया जाएगा। ये बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स। किसी गत वर्ष में अर्जित अथवा प्राप्त वेतन उसी गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा। यदि वेतन प्राप्त होने अथवा प्राप्त होने में एक ही घटना गत वर्ष में घटित हो जाती है तो ऐसा वेतन गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा। अन्य शब्द में बात करें तो यदि वेतन देय होने से पहले प्राप्त हो जाता है तो अग्रिम वेतन प्राप्ति वाले गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा तथा बाद वाली जिस गत वर्ष में देय होगा उस गत वर्ष की आय में दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। यदि पिछले वर्षों का बकाया वेतन इस गत वर्ष में प्राप्त होता है तो ऐसा वेतन प्राप्त राशि वाले गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते कि पहले गत वर्ष की आय में से सम्मिलित नहीं किया गया हो। जिस वर्ष वेतन प्राप्त होता है उसी वर्ष उसको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं। वेतन व मजदूरी में आयकर की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है। दोनों ही किसी कार्य को करने पर पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होते हैं। मजदूरी का भुगतान शारीरिक श्रम के संबंध में होता है जबकि वेतन का भुगतान गैर शारीरिक संबंधी कार्यों के संबंध में होता है। इसलिए ये दोनों ही वेतन शीर्ष की आय में सम्मिलित होते हैं। नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से प्राप्त पारिश्रमिक। यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवाओं के बदले नियोक्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह वेतन से आय नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए एक होटल के वेटर को होटल में आने वाले ग्राहकों द्वारा टिप्स के रूप में राशि अथवा एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को अन्य किसी विश्वविद्यालय या पेशेवर संस्थाओं की उत्तर पुस्तिकाएं की जांचने का पारिश्रमिक, ऐसी आय अन्य साधनों की आय से शीर्षक अथवा व्यापार पेशे शीर्षक से आय के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से प्राप्त जो पारिश्रमिक है उसको हम वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। वेतन व पेशे की आय। कोई पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है इत्यादि इन सबको अपनी सेवाओं के बदले अपने ग्राहकों से पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो ऐसी आय को व्यापार व पेशे शीर्षक के अंतर्गत की आय में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि पेशेवर व्यक्ति व ग्राहकों के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। परंतु यदि कोई पेशेवर व्यक्ति कर्मचारी के रूप में सेवाएं देकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, रेम्यूनरेशन प्राप्त करता है तो उसे नियोक्ता से मिला हुआ पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगा। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर निजी रूप से प्रैक्टिस करता है और वह अस्पताल में चिकित्सक के रूप में नियुक्त है तो इसे डॉक्टर की निजी रूप से प्रैक्टिस की आय व्यापार व पेशे शीर्षक की और अस्पताल से मिला हुआ पारिश्रमिक
वेतन शीर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा। यह है वेतन और पैसे की आय। यदि डॉक्टर प्राइवेट देखता है और उनसे पैसे लेता है तो वह व्यापार व पैसे की आय में सम्मिलित किया जाएगा। परंतु वही डॉक्टर अस्पताल में चिकित्सक के रूप में नियुक्त है तो इस डॉक्टर को निजी रूप से प्रैक्टिस करने पर तो आय होगी, उसे तो व्यापार पैसे की आय में सम्मिलित करेंगे। परंतु अस्पताल से जो उसको रेम्युनरेशन मिलता है उसे हम वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित करेंगे। स्वेच्छा से वेतन त्यागना अथवा छोड़ना। जैसे कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि वेतन प्राप्त ड्यू होने पर ही कर योग्य हो जाता है। चाहे कर्मचारी स्वेच्छा से अपना वेतन त्याग दे या छोड़ दे तो भी वह वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगा, क्योंकि वेतन को त्यागना अथवा छोड़ना आय का उपयोग माना जाता है। परंतु यदि कोई कर्मचारी सरकार को जनहित में देने हेतु वेतन का कोई भाग त्यागता है तो इस प्रकार से त्यागा गया वेतन कर मुक्त होता है। और नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक भुगतान। यदि नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी को कोई भुगतान स्वैच्छिक रूप से या उपहार के रूप में प्राप्त करता है तो भी वह वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। उदाहरण के लिए बात करें तो कर्मचारी को बोनस देना या उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उपहार देना आयकर अधिनियम के नियमानुसार अनुबंधित भुगतान अथवा स्वैच्छिक भुगतान में कोई अंतर नहीं है। यदि कर्मचारी को कोई भुगतान नियोक्ता द्वारा व्यक्तिगत भेंट के रूप में होता है तो ऐसा भुगतान कर योग्य नहीं होता है, कर मुक्त होता है। ये अपवाद है। और नेक्स्ट है वेतन में से की गई कटौतियां। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से किसी अनुबंध या विधान के अंतर्गत अनेक कटौतियां की जाती हैं, जैसे भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान, जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, आयकर, कर्मचारी को दिए गए ऋण की वसूली की किस्त। इस प्रकार की जाने वाली सभी कटौतियां कर्मचारी द्वारा अपनी आय की राशि में का उपयोग माना जाता है। कर्मचारी के लिए आयकर की दायित्व की गणना वेतन की देय राशि अमाउंट ड्यू पर की जाती है, न कि प्राप्त राशि पर। अतः कर योग्य राशि ज्ञात करते समय पूर्व में नियोक्ता द्वारा सभी कटौतियों को शुद्ध वेतन की आय में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से ज्ञात की गई सकल वेतन की राशि कर योग्य होती है। जो भी कटौतियां दी गई है उन सब कटौतियों को उसमें शामिल करते हैं और उसकी टोटल इनकम ज्ञात करके उस पर कर की गणना की जाती है। सेवा समाप्ति के बाद मिला भुगतान। यदि कोई व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति के पश्चात अपने भूतपूर्व जिन नियोक्ता को छोड़ दिया था कोई भुगतान प्राप्त होता है, पेंशन प्राप्त होती है, तो ऐसी राशि उस व्यक्ति के वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। परंतु यदि नियोक्ता से कोई भुगतान व्यक्तिगत भेंट के रूप में प्राप्त होता है तो ऐसा भुगतान कर मुक्त होगा। और वेतन उपार्जित होने का स्थान। आयकर की धारा 19(1) के अनुसार वेतन शीर्षक के आयकर उस स्थान पर उपार्जित होता है जहां कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी है। उदाहरण के लिए भारत में दी गई सेवाओं के लिए तो वेतन भारत में उपार्जित अथवा उदय हुआ माना समझा जाएगा, चाहे इसका भुगतान भारत के बाहर ही क्यों न हुआ हो। जहां कर्मचारी ने सेवाएं दी हैं वहीं उसको उपार्जित हुआ माना जाएगा। और भारत के बाहर विदेश में भुगतान की गई पेंशन को भी भारत में उपार्जित तभी माना जाता है जब उसका भुगतान भारत में दी गई सेवाओं के संबंध में किया हो। इस प्रकार भारत में प्रदान की गई सेवाओं का उपार्जित अवकाश वेतन में भी उपार्जित हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार ये सामान्य नियम है जिनको पालन करना
अति आवश्यक है, तभी हम उसकी आय को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित कर सकते हैं। ये 14 जो महत्वपूर्ण नियम है, उन नियमों का पालन करने पर ही उसकी आय को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।